मैं के मीणा सह आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। आज दिनांक 20 अगस्त 2020 बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, जिसमें हम ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश संसद के बारे में देख रहे हैं। इसमें हमने कल देखा था कि ब्रिटिश संसद द्विसदनात्मक विधानमंडल में हमने ये देखा था कि लोक सदन का गठन कैसे होता है और राज्यसभा का गठन कैसे होता है। इसके बाद में अब देखते हैं कि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके ये देखते हैं कि कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है। ऐसे प्राचीन समय में राज्यसभा लोक सदन की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन ब्रिटेन में राजतंत्र से प्रजातंत्र की स्थापना हुई, उसी के अनुरूप राज्यसभा की शक्तियां कम होती गई और वर्तमान समय में अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो राज्यसभा एक निर्बल सदन है। ये शक्तिहीन है, इसके पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये महत्वहीन हो, क्योंकि द्विसदनात्मक विधानमंडल के रूप में ये द्वितीय महत्व का सदन बनकर रह गया है और इसके द्वारा कुछ शक्तियों का इसको प्राप्त है, जैसे लोक सदन के कुविचारपूर्ण कानून निर्माण के पर अंकुश लगाने का ये थोड़ा बहुत काम करती है। ऐसे अगर दुनिया के द्वितीय सदनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि दुनिया के द्वितीय सदनों में ब्रिटेन की राज्यसभा दुनिया का सबसे शक्तिहीन सदन है और द्वितीय सदनों में शक्तिशाली सदन माना जाता है अमेरिका की सीनेट। ब्रिटेन में जब हम संसदीय संप्रभुता की बात करते हैं तो वहां पर लोक सदन की संप्रभुता से मतलब है, न कि राज्यसभा से, क्योंकि राज्यसभा की पहले की जो भी शक्तियां थी वर्तमान समय में अंतिम रूप से लोक सदन के पास वो शक्तियां आ गई हैं। अगर हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि लोक सदन अधिक शक्तिशाली है और राज्यसभा शक्तिहीन है या कम शक्तिशाली है। ब्रिटेन में 1911 और 1949 में संसदीय अधिनियम पारित करके इसे द्वितीय महत्व का सदन की स्थिति में ला दिया है। ये केवल सभी क्षेत्रों में, चाहे विधायी क्षेत्र हो, चाहे वित्तीय क्षेत्र हो, चाहे कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी व्यवस्था हो, सभी क्षेत्रों में केवल एक विलंबकारी सदन के रूप में ही अपनी भूमिका निभाती है, जबकि लोक सदन शक्तिशाली है। कानून निर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो इसके द्वारा जो संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो लोक सदन द्वारा बनाया गया कानून ही माना जाता है। ब्रिटेन में संसद की शक्तियों के रूप में अगर हम देखें, विधायी कानून निर्माण में संसद को एकमेव क्षेत्राधिकार प्राप्त है, क्योंकि वहाँ पर पहले की संविधान है, न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है, संविधान बहुत लचीला है, एकात्मक शासन प्रणाली है। तो कानून निर्माण में संसद को एकमेव क्षेत्राधिकार प्राप्त है और इसका अर्थ संसद की शक्ति का अर्थ वर्तमान समय में लोक सदन की शक्ति से है। अगर कानून निर्माण की दृष्टि से साधारण विधेयक की स्थिति देखें तो दोनों सदनों का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो लोक सदन ही अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि साधारण विधेयक ब्रिटेन में चाहे लोक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कोई विधेयक लोक सदन के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो वो राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा अपने सुझाव और उसमें कुछ संशोधन
करने की सिफारिश कर लेती है। नैतिकता और औपचारिकता के आधार पर इसके सुझाव मान लिए जाते हैं, लेकिन इसके लिए लोक सदन बाध्य नहीं है। राज्यसभा साधारण विधेयक को मात्र 1 वर्ष तक रोक सकती है। 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद में वे विधेयक पुनः लोक सदन के पास आता है और लोक सदन अगर उसके दोबारा पारित कर देता है तो उस विधेयक सीधा सम्राट के पास जाएगा और सम्राट उस पर हस्ताक्षर कर देगा और वो कानून बन जाएगा। इस प्रकार साधारण विधेयक की दृष्टि से ब्रिटेन में दोनों सदनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो राज्यसभा विलंबकारी सदन है और सबसे शक्ति सभी कानून निर्माण संबंधी साधारण विधेयक के संबंध में जो अधिकार है वो लोक सदन को है। दूसरा, वित्तीय दृष्टि से देखें तो दोनों सदनों की तुलनात्मक स्थिति देखें तो यहाँ राज्यसभा की स्थिति और भी दयनीय है, क्योंकि वित्त विधेयक सबसे पहले लोक सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है, न कि राज्यसभा में। लोक सदन के बाद में विधेयक राज्यसभा के पास भेजा जाता है और राज्यसभा उस पर विचार विमर्श कर सकती है, उस पर अपने सुझाव दे सकती है, लेकिन उसके सुझावों को मानना, उसके द्वारा जो परिवर्तन किए गए उनको मानना, ये लोक सदन की इच्छा पर निर्भर करता है। तो वित्त विधेयक को मात्र राज्यसभा 1 माह तक अपने पास रख सकती है और 1 माह की अवधि पूरी होने के बाद में विधेयक लोक सदन के द्वारा अगर दोबारा पारित कर दिया जाता है तो वो कानून बन जाता है। तो इस प्रकार वित्तीय दृष्टि से राज्यसभा की स्थिति बहुत दयनीय है। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी शक्तियों के आधार पर देखा जाए या प्रशासनिक शक्तियों के आधार पर देखा जाए तो भी राज्यसभा लोक सदन की तुलना में शक्तिहीन है, क्योंकि कार्यपालिका उत्तरदायी होती है केवल लोक सदन के प्रति, न कि राज्यसभा के प्रति। प्रश्न पूछना, बहस करना, निंदात्मक प्रस्ताव पास करना, कटौती प्रस्ताव पास करना, अविश्वास का प्रस्ताव पास करना, ये सब अधिकार लोक सदन को है, न कि राज्यसभा को। हालांकि राज्यसभा के सदस्य मंत्रिमंडल से या मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका कोई अधिक महत्व नहीं होता है। सभी कार्यपालिका संबंधी अधिकार लोक सदन को प्राप्त है, क्योंकि प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। और हालांकि राज्यसभा में से कुछ मंत्री लिए जाते हैं, लेकिन वो भी लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों में, क्योंकि कार्यपालिका का निर्माण करना, कार्यपालिका का अंत करना, ये सब शक्ति लोक सदन के पास है। इसके अतिरिक्त एक शक्ति न्यायिक शक्तियों के आधार पर अगर दोनों सदनों का हम तुलनात्मक करें, अध्ययन करें, तो इसमें राज्यसभा लोक सदन की तुलना में थोड़ी अधिक शक्ति प्राप्त है। और उसका कारण यह है कि राज्यसभा अपील का सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा के जो 9 कानून के लॉर्ड हैं वो न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए न्यायिक दृष्टि से ये शक्तिशाली है। तो चारों आधारों पर विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यकारिणी शक्ति और न्यायिक शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जाए तो मात्र न्यायिक क्षेत्र में राज्यसभा और अन्य 3 क्षेत्रों में लोक सदन अधिक शक्तिशाली है। धन्यवाद।